नमस्कार दोस्तों। कितना अच्छा होता कि कंपनी चयन का अधिकार हमको होता। हम जिस कंपनी में कार्य करना चाहते हैं वो हम स्वयं ही सेलेक्ट करते हैं और ऐसे क्या आधार हो सकते हैं जिसके बेसिस पर सीईओ या अन्य टॉप मोस्ट के पोस्टों में सिलेक्शन किया जाता है, चयन किया जाता है। कुछ ऐसे ही विषयों को लेकर ये वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं दोस्तों। भारतीय मूल के गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई का पर डे का पेमेंट 3.5 करोड़ रुपए है और इसी प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ का पेमेंट 1.23 करोड़ रुपीज है। लेकिन बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे भी होते हैं जो पेमेंट वह पद के लिए नहीं अपितु कंपनी या संगठन के मूर्त या अमूर्त कारणों को आधार बनाते हैं और ये आधार अनुबंध नहीं रहते अपितु ये वादों पर आधारित होता है। कुछ ऐसा ही वाकया साउथ वेस्ट एयरलाइंस के संदर्भ में उल्लेख करना चाहूँगा। तत्कालीन समय में साउथ वेस्ट एयरलाइंस के चेयरमैन हर्ब केलेहर के समक्ष हार्वर्ड पुत्तनम सीईओ के इंटरव्यू के लिए उपस्थित हुए। पुत्तनम पीछे करके बैठे हुए थे तो उन्होंने सामने देखा कि चेयरमैन हर्ब केलेहर अपने जूते निकालकर टेबल के नीचे रखे हुए हैं और उन्होंने देखा कि चेयरमैन के मोजे में एक छेद है और यही एक छोटी सी छेद वाली बात पुत्तनम को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि चेयरमैन जैसे ऊंचे मुकाम में बैठा हुआ शख्सियत उन जैसे हैं और उन्होंने अपना कंपनी का चयन डिसाइड कर लिया कि ये उनके लिए जो है एप्रोप्रिएट कंपनी है। ये तो रही बात कि हम अपने मन पसंद के अनुसार जो है कंपनी का चयन कैसे ढूंढते हैं। साथ ही साथ एक कंपनी का भी तो क्राइटेरिया है कि वे योग्य लोगों को चयन कैसे करते हैं। इतने सैलरी वाले रहते हैं, फॉर्चून 500 कंपनी में काम करने वाले लोग रहते हैं, इनका चयन का आधार क्या होता है? ये आधार महज अनुभव नहीं होता और ना तकनीकी क्षमता रहता, क्योंकि किसी न किसी कंपनी में ये लंबे समय से कार्यरत रहते हैं और अनुभव तो बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ से पढ़े लिखे लोग रहते हैं, क्वालिफिकेशन रहता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा नहीं करता, अपितु भूमिका अदा करता है कि वर्स्ट सिचुएशन में हाउ दे विल हैंडल दिस सिचुएशन। कंपनी जब पतन के कगार में हो या पतन हो चुका है, उन परिस्थितियों में कंपनी को कैसे उबारेंगे, ये महत्वपूर्ण चीज़ होता है। और इसी आधार पर क्वेश्चन तो महज कुछ मिनटों का रहता है, लेकिन उसके आंसर घंटों में होते हैं और यही बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ के चयन का आधार बनता है। आमतौर पर जैसे मैंने कहा कि हम कंपनी का चयन अपने दृष्टिकोण से करें तो कितना मुनासिब होगा। ऐसे कौन से कंपनी होते हैं? ऐसे कंपनी निश्चित तौर पर जो अपने आत्मा यानी ऑब्जेक्ट, मिशन, पर्पज से जो ड्राइव होते हैं और शरीर कंपनी का
आर्थिक कारक हो सकता है। और इस शरीर में महज सिर्फ एक पार्ट नहीं होता, अपितु बहुत सारे अवयव हो सकते हैं। हाथ है, पैर है, पेट है, मुंह है और आँख है, लेकिन आत्मा तो एक होती है। और इसी आत्मा को जो कंपनी जितना अच्छे तरीके से, सुस्पष्ट तरीके से, नीतिबद्ध तरीके से अपने टॉप से टॉप, बॉटम से बॉटम में कार्यरत कर्मियों को कम्युनिकेट कर पाता है और आपस में बाइंडिंग रख सकता है, वो कंपनी निश्चित तौर पर ऊंचाइयों को छूता है। हमारे यही जो श्रमिकों या कर्मचारी या फिर टॉप मोस्ट में बैठे हुए शख्सियत के बीच जो जुड़ाव वाली स्थिति रहती है, उसमें कम्युनिकेशन की महती भूमिका होती है। और मैरियट होटल के श्रृंखला के बारे से आपने देखा ही होगा, इनके चेयरमैन द्वारा जो स्टाफ रहते हैं, कर्मचारी रहते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप इस संदर्भ में क्या सोचते हैं, और यही उनकी अवधारणा है। और इसी अवधारणा के चलते एक कर्मी जो महज एक स्टाफ होता है, ज्ञान कर्मी के तौर पर कार्य करता है। और इसी अवधारणा को परिफुल्लित करते हुए आज मैरियट होटल ऊंचाइयों को छू रहा है। कुल मिला के कहा जाए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी या हमारा परिवार किसी न किसी दृष्टिकोण से यही प्रबंधकीय अवधारणाओं के ऊपर आधारित रहता है। और जब जब हमारे सोच या विचार हमारे दिल से होकर गुजरता है तो लोग आपस में जुड़ते जाते हैं, और जहाँ हमारे विचारधारा दिमाग से गुजरता है तो तर्क वितर्क और एक अविश्वास वाली भावना पैदा होती है। इसीलिए किसी कंपनी के अधोसंरचना और प्रगति का पैमाना मैं 4 एच को मानता हूँ। एक एच आपके हैंड हुए, मतलब श्रम, लेबर। एच प्लस एच, हैंड प्लस हेड, ये आपके स्किल होते हैं। 3H, हैंड प्लस हेड प्लस हार्ट, ये आपके प्रोडक्ट को कला देते हैं, आर्ट बनाते हैं, जो सेलेबल होता है। और 4H होता है आपके हैंड, हेड, हार्ट प्लस ऑनर। और यही व्यवस्था किसी भी कंपनी को ऊंचाई दे सकता है, सफल बना सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, ये छोटे से प्रबंधकीय टूल निश्चित तौर पर आप अपने कंपनी में एडाप्ट करके, लोगों को जोड़ के, सभी लोगों के प्रतिभा और योग्यता का उचित संयोजन करके, ये औद्योगिक क्रांति का युग नहीं है अपितु ज्ञान कर्मी का युग है, जिसमें आपके जो श्रमिक हैं या फिर जो स्टाफ है या कर्मी हैं, वो आपके एक्सपेंडिचर नहीं अपितु आपके इन्वेस्टमेंट है। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। नमस्कार।